हमने पढ़ा था कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद जो विरासत तक़सीम होती है तो सबसे पहले तो ये होता है कि मरने वाले का कफ़न दफन का अखराजात निकाला जाता है उसके माल से। नंबर 2, मरने वाले ने अगर किसी का कर्ज़ अदा करना है तो उसके माल से कर्ज़ अदा किया जाता है। नंबर 3, अगर मरने वाले ने मरने से पहले कोई जायज़ वसीयत की थी तो उसकी वसीयत पर अमल किया जाता है सुलुस माल की हद तक। नंबर 4, फिर जब माल कोई बच जाए इन तीनों अमल करने के बाद तो वो वरसा के दरमियान में तक़सीम होता है। वरसा के दरमियान तक़सीम करने से पहले हमने पढ़े हैं कि चंद दर्जात हैं। नंबर 1, असहाब फ़ुरूज़ पहला दर्जा। नंबर 2, असबात दूसरा दर्जा। नंबर 3, अगर असबात मौजूद ना हो, असहाब फ़ुरूज़ थे तो माल दोबारा वापस असहाब फ़ुरूज़ की तरफ चले जाता है। बस 2 रिश्ते ऐसे हैं असहाब फ़ुरूज़ के अंदर, मियाँ बीवी का, अगर ये लोग मौजूद हों तो इनका अपना वही एक ही मरतबा हिस्सा मिलता है, दोबारा वापसी इनको नहीं मिलता। नंबर 3, फिर उसके बाद कि अगर असहाब फ़ुरूज़ भी नहीं है मरने वाले के, आसबात भी नहीं है, फिर तीसरा दर्जे के जो वारिस होते हैं उनको कहते हैं ज़विल अरहाम। उनको क्या कहते हैं? ज़विल अरहाम। ज़विल अरहाम की तारीफ़ क्या है? मय्यत के वो रिश्तेदार जो असहाब फ़ुरूज़ में भी ना हो और असबात के अंदर भी दाखिल ना हो। इसके अलावा वो रिश्तेदार जिनका ताल्लुक़ मय्यत के साथ जुड़ रहा है, इन 2 रिश्तों के अलावा, तो उनको ज़विल अरहाम कहा जाता है। असबात की तफसील के अंदर आपने पढ़ा कि उसकी 4 जिहतें हैं। इसी तरह ज़विल अरहाम की भी हम 4 जिहतें पढ़ेंगे। कल के सबक के अंदर हमने मुख्तसरन 2 जिहत पर रोशनी डाली थी। नंबर 1, मय्यत के फ़ुरू, मय्यत के फ़ुरू से जो रिश्ते जुड़ रहे थे, तो इसके अंदर हमने लिखा मय्यत के जो फ़ुरू हैं, बेटा बेटी, ठीक। फिर उसके बाद बेटे की औलाद पोता पोती, बेटी की औलाद नवासा नवासी, फिर पोते की औलाद पड़पोता पड़पोती, पोती की औलाद यानी बेटा बेटी, इसकी समझ गए। नवासी की औलाद बेटा बेटी, नवासी की औलाद बेटा बेटी। ये एक मरतबा हमने सारे रिश्ते लिख लिए। अब 3 नस्लें लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से इसके अंदर असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल हैं और कौन से रिश्ते असबात के अंदर आते हैं। जो असहाब फ़ुरूज़ में हो और असबात में हो उसको हम एक गोल दायरे के अंदर बंद कर देंगे। मकसद ये होगा कि ये यहाँ से ज़विल अरहाम की लिस्ट से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। बाकी जो बचेंगे वो हमारे सामने ज़विल अरहाम हो जाएंगे। हमने ये देखा कि बेटा ये किसके अंदर आता है? असबात के अंदर आता है। हमने इसको गोल दायरे के अंदर बंद कर दिया, मतलब ये ज़विल अरहाम में दाखिल। हमने देखा बेटी असहाब फ़ुरूज़ में आती है, इसको भी हमने गोल दायरे में बंद कर दिया, मतलब क्या निकला? ये भी ज़विल अरहाम के अंदर दाखिल। अब आगे चलते हैं दूसरी नस्ल की तरफ। बेटे का बेटा यानी पोता, पोता बेटे के कायम मकाम पर होता है। पोता किसके कायम मकाम पर होता है भाई? बेटे के, लिहाजा ये भी असबात के अंदर दाखिल है, इसको भी गोल दायरे के अंदर हमने बंद कर दिया। फिर बेटे का बेटी यानी पोती जो कहलाती है, ये भी किसके अंदर दाखिल होती है भाई? असहाब फ़ुरूज़ के अंदर। क्यों? इसलिए कि पोती किसके कायम मकाम होती है? बेटी के कायम मकाम होती है, उसके अदम मौजूदगी में उसके कायम मकाम पर होती है, लिहाजा इसको भी हमने गोल दायरे में बंद कर दिया। ये दोनों रिश्ते तो बंद हो गए। अब यहाँ पर जो है बेटी की औलाद यानी नवासा और नवासी। नवासे को हमने देखा असहाब फ़ुरूज़ में आता है, तो हमने देखा वहाँ नहीं हैगा। असबात के अंदर ये आता है। 4 किस्म की जिहाद पढ़ी थी आपने, वहाँ पर भी नहीं आता, लिहाजा इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। फिर नवासी को देखा हमने, क्या नवासी असहाब फ़ुरूज़ में या असबात में दाखिल है? तो हमने देखा कि ऐसा नहीं, इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब तीसरी नस्ल की तरफ हम चलते हैं। पोते का बेटा और पोते की बेटी। पोते का बेटा यानी पड़पोता, ये असबात के अंदर दाखिल है। क्यों? इसलिए कि ये पड़पोता ये किसके कायम मकाम पर है और पोता किसके कायम मकाम पर है? तो ये तो पूरी लिस्ट किसके अंदर जा रही है भैया? असबात के अंदर आ रही है। इसको हमने गोल दायरे के अंदर बंद कर दिया। पड़पोती यानी पोते की बेटी, ये भी
किसके अंदर आती है भाई? असहाबे फ़ुरूज़ के अंदर आती है। किस तौर पर? पोती पोती की जगह पर होती है, और पोती किसकी जगह पर होती है? बेटी की जगह पर होती है। लिहाजा इसको भी हमने गोल दायरे के अंदर बंद कर दिया। अब पोती की औलाद में हम आ जाते हैं। पोती की औलाद यानी इसका बेटा और इसकी बेटी। हमने ये देखा ये असहाबे फ़ुरूज़ में दाखिल है? नहीं। असबात में दाखिल है? नहीं। इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। बेटी यानी पोती की बेटी ये असहाबे फ़ुरूज़ में दाखिल है या इसके अंदर है, असबात में है? इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। नवासे की औलाद यानी उसका बेटा और बेटी, ये जो ख़ुद नवासा ये असहाबे फ़ुरूज़ असबात में नहीं है, तो इसकी औलाद कैसे दाखिल हो सकती है? ठीक है, नवासी की औलाद इसको देख लेते हम। ये भी ऐसे ही है, जब नवासी ख़ुद माँ उसके अंदर दाखिल नहीं है असहाबे फ़ुरूज़ और असबात के अंदर, तो औलाद कैसे उसके अंदर दाखिल होगी? समझ गए बात को? तो हमारे सामने अब यहाँ पर कितने किस्म के रिश्ते आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अफराद हमारे पास ये पहली जिहत के अंदर हमारे पास आ गए ज़वील अरहाम की, कि ये हैं टोटल ज़वील अरहाम। ये एक जिहत हो गई। दूसरी जिहत को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर वो करेंगे किसको किस वक़्त क्या मिलेगा। दूसरी जिहत पहले था मरने वाले के फ़ुरू से हमने ज़वील अरहाम निकाले। अब मरने वाले के उसूल यानी उसके माँ और बाप, इनसे हम निकालेंगे ज़वील अरहाम को। तो उसूल कौन होते हैं भाई? बाप है और माँ। अब बाप से कौन कौन से रिश्ते निकलते हैं? हम ऊपर जाते हैं। बाप का बाप यानी दादा, बाप की माँ यानी दादी। अच्छा, दादे का बाप यानी परदादा, दादे की माँ यानी परदादी। ठीक है। अच्छा, दादी का बाप, ठीक, दादी की माँ। इसी तरह यहाँ पर आ जाता हम माँ से रिश्ते जो जुड़ने वाले हैं। माँ का वालिद यानी नाना, माँ की वालदा यानी नानी, नाने का बाप नाने की माँ, नानी का बाप नानी की माँ। ये रिश्ते हमारे पास अब आ चुके हैं। 3 नस्लें हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमने देखना है कि आया इसके अंदर कौन कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो कि असहाबे फ़ुरूज़ में और असबात में दाखिल हैं और कौन से दाखिल नहीं हैं। अब हमने देखा बाप ये तो असहाबे फ़ुरूज़ में भी आता है, असबात में भी आता है, इसको हमने गोल दायरे में बंद कर दिया। ठीक है। हमने फिर देखा, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आ गए दादा की तरफ। दादा को देखा कि दादा भी किसके अंदर आता है भाई? बोलो, उसके कायम मकाम पर होता है। ज़हनी असहाबे फ़ुरूज़ में भी आता है, असबात में भी आ जाता है। ये दादी जो जद्दा कहलाती है, अब ये जद्दा ये असहाबे फ़ुरूज़ में दाखिल होगी या नहीं? तो वहाँ हमने ये पढ़ा था, जद्दा की तारीफ़ को पहले समझ लेना। जद्दा सहीहा या जद्दा फ़ासिदा। जद्दा सहीहा किसको कहते हैं? वो दादी, वो जद्दा के मैयत और उसके दरमियान में कोई जद फासिद ना आए। हमने ये देखा कि ये दादी ये मैयत के साथ जब इसका ये रिश्ता जोड़ रहा है, बीच में बाप है फिर ये है, तो बीच में कोई ऐसा जद फासिद, तो ये तो जद्दा सही है। जब जद्दा सही है तो इसको ये तो असहाबे फ़ुरूज़ में दाखिल होगी, इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है। अब हम ऊपर आ जाते हैं इनके ऊपर उसूल की तरफ। दादे का बाप परदादा जो कहलाता है, ये किसकी दादा की जगह पर है, यानी ये भी असहाबे फ़ुरूज़ या असबात में आ जाएगा। परदादी, अब ये जद्दा है, अब ये जद्दा सहीहा है या फासिदा है? तो अब हम ये देखेंगे कि आया कि इसके और मैयत के दरमियान में जो वास्ते हैं उसमें कोई जद फासिद आता है या नहीं। हमने ये देखा कि ये 1 2 वास्ते अमीन के दरमियान में आ रहे हैं और दोनों कौन से हैं भाई? जद फासिद नहीं है, लिहाजा ये जद्दा सहीहा है। तो जद्दा सहीहा किसके अंदर दाखिल होती है? असहाबे फ़ुरूज़ के अंदर होती है। तो इसके अंदर तो बहरहाल हमारे को कोई भी ज़वील अरहाम नहीं मिला। यहाँ से हम चल रहे हैं दादी से। दादी ख़ुद किसकी जगह पर जद्दा सहीहा होती है, लिहाजा ये इसको हमने गोल दायरे में बंद कर दिया। अब इसके बाप और माँ को देखते हैं। बाप ये क्या कहलाएगा भाई? जद। ये क्या कहलाएगा भाई? अब ये जद सही है या फासिद है, हमने ये देखना है। जद सही वो होता है जो कि मैयत के और उसके दरमियान में जो रिश्ते हैं बीच में कोई औरत का वास्ता ना आए। अगर औरत का वास्ता आएगा तो वह जद फासिद हो जाएगा। अब हमने ये देखा अमीन और यहाँ पर इनके दरमियान में औरत का वास्ता है, तो पता चला कि हाँ
ये दादी यूँ आ रहा है ना, ये रिश्ता यूँ आ रहा है, ऐसे इधर से यूँ आ रहा है। तो हमें पता चला कि बीच में औरत का वास्ता है, ठीक है भाई। तो ये जद सही नहीं बल्कि जद कौन सा है, फासिद। तो ये जद फासिद वो सहाब फ़ुरूज़ में भी नहीं होता और असबात में भी नहीं होता। पता चला ये किसके अंदर आएगा, ज़विल अरहाम के अंदर आएगा, ठीक। अच्छा, दादी की माँ, आया अब ये देखना है कि ये जद्दा सहीहा है या फासिदा है, ये चेक करना हमने, ठीक। तो जद्दा सहीहा कौन सी जद्दा कहलाती है, जिसके और मैयत के दरमियान में क्या हो, जद फासिद ना हो, वो जद सही होगा। अब हम ये देखते हैं कि मैयत अमीन और इसकी दादी की माँ जो है, इसके दरमियान में कोई वो है, जद फासिद है। तो देखा कि इसका रिश्ता यहाँ से फिर उससे फिर इधर, ऐसा कोई यहाँ पर जद फासिद मौजूद नहीं है। तो पता चला कि ये दादी की माँ ये भी किसके अंदर दाखिल होगी, ज़विल फ़ुरूज़ के अंदर नहीं, ज़विल अरहाम के अंदर। किस में, अच्छा ज़विल फ़ुरूज़, ठीक है। हाँ, तो मतलब वो जद फासिद नहीं है तो ये जद सही हो गई ना। जद सही किसके अंदर दाखिल हो जाएगी, ज़विल फ़ुरूज़ के अंदर। इसको हमने गोल दायरे में बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी हमने पढ़े हैं बाप की तरफ से जो रिश्ते ऊपर जा रहे थे। अब इधर आ जाते हैं माँ की तरफ से। माँ की तरफ से जो रिश्ते जुड़ते हैं वो दो हैं, पहले नाना और नानी, ठीक है। माँ असहाब फ़ुरूज़ में आती है, इसको हमने गोल दायरे में बंद कर दिया। नाना ये जद कहलाता है। आया ये जद सही है या फासिद है, तो हमने देखा कि ये तो जद सही नहीं है बल्कि फासिद है। क्यों, मैयत और उसके दरमियान में जो रिश्ता है वो औरत का आ गया है, ठीक है भाई। इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया, असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल नहीं, तो ये असबात में भी दाखिल नहीं, किस में आ जाएगा, ज़विल अरहाम में। अब यहाँ इसके ऊपर हम देखते हैं नाने का बाप और नाने की माँ, ठीक। अब ने देखा नाने का बाप, ये भी जद कहलाएगा। अब ये जद सही है या फासिद है। जद सही की तारीफ़ क्या पड़ी कि मैयत और उसके दरमियान में किसी औरत का वास्ता, वो जद सही होगा। हमने ये देखा कि इसके दरमियान में, मैयत के दरमियान में किस चीज़ का आ रहा है वास्ता, औरत का, लिहाजा ये किसके अंदर चले जाएगा, ज़विल अरहाम के अंदर। किस में, ज़विल अरहाम के अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये माँ को देखा हमने, ये जद कहलाती है। ये माँ जो जद कहला रही है, ये कौन सी जद है, जद्दा सही है या जद्दा फासिदा है। तो जद्दा सही किसको कहते हैं कि मैयत और उसके दरमियान में कोई जद फासिद ना आए। अगर जद फासिद होगा तो वो क्या होगा भाई, जद्दा फासिदा होगी। अब हमने ये देखा कि ये एक रिश्ता, दूसरा रिश्ता, इधर देखा कि जद फासिद का बीच में वास्ता आ रहा है, लिहाजा ये माँ किसके अंदर, जद्दा, बोलो, जद्दा फासिदा में आएगी। और जद्दा फासिदा असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल हो, असबात में भी, तो ये लिहाजा किस में दाखिल होगी, ज़विल अरहाम में। इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब इधर आ जाते हैं नानी का बाप, नानी की माँ। नानी का बाप ये जद कहलाता है। अब ये देखना है कि जद सही है या फासिद है। हमने ये देखा कि जद सही की तारीफ़ ये थी कि मैयत और उसके दरमियान में कोई जद फासिद औरत का वास्ता ना आए। हमने यहाँ देखा कि यहाँ तो दो औरतों के वास्ते हैं, एक दो वास्ते आ रहे हैं औरतों के, लिहाजा ये जद सही नहीं बल्कि जद फासिद होगा। और जद फासिद वो असहाब फ़ुरूज़ और असबात में दाखिल नहीं होता, वो ज़विल अरहाम में है। तो इसको हमने ज़विल अरहाम के अंदर रखा, बग़ैर दायरे के इसको छोड़ दिया। अब यहाँ आ जाता है माँ, नानी की माँ। अब ये जद सही है या फासिद है, जद्दा सही है या जद्दा फासिदा है, ये चेक करना है। तो जद्दा सहीहा किसको कहते हैं कि मैयत और उसके दरमियान में कोई जद फासिद ना हो। यहाँ हमने देखा इधर कोई जद नहीं है, ये भी जद नहीं है, तो जद फासिद नहीं है, तो लिहाजा पता चला ये जद्दा सहीहा है। और जद्दा सहीहा किसके अंदर दाखिल होती है, असहाब फ़ुरूज़ में। तो बहरहाल हमारे सामने हमने इसको भी किसके अंदर बंद कर दिया, दायरे में बंद कर दिया कि ये ज़विल अरहाम के अंदर दाखिल नहीं है। अब ये दो जिहात हमने यहाँ लिखी, कितनी जिहातें, दो जिहातें। मैं कल बता चुका था कि असबात के अंदर हमने 3 किस्म के मुकाबले करने थे। नंबर 1 जिहत में, नंबर 2 दर्जे में, नंबर 3 क़ुव्वत में। लेकिन ज़विल अरहाम के अंदर हमने 6 किस्म के मुकाबले करने हैं। ज़विल अरहाम में कितने किस्म के मुकाबले आएंगे, 6। नंबर 1 पहला जिहत में होगा, नंबर 2 दर्जे के अंदर होगा,
नंबर 3 वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का। नंबर 4 वास्ता मुज़क्कर का है या मुअन्नस का। नंबर 5 मुकाबला बैनल अबदान, यानी बदन के एतबार से देखना होगा मुज़क्कर है या मुअन्नस, समझ रहे। नंबर 6 क़ुव्वत के एतबार से मुकाबला होगा। नंबर 6 क़ुव्वत के एतबार से होगा। अब हमने ये देखा हमारे पास ये पहली ये जिहत है, जब इनमें से कोई एक भी फ़र्द मौजूद हो। पहली जिहत के अंदर 8 अफराद हैं, नवासा नवासी, ठीक है, और पोती का बेटा बेटी, नवासे का बेटा बेटी, नवासी का बेटा बेटे, ये 6-8 किस्म के अफराद हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से अगर एक फ़र्द भी मौजूद हुआ तो दूसरी जिहत का अगरचे अफराद मौजूद हों उनकी तरफ माल नहीं जाएगा, यहाँ पर ये सब ले लेंगे। इनमें से अगर एक भी फ़र्द हुआ तो ये क्या कर लेगा, पूरा माल ले जाएगा, ठीक है। ये है जिहाद के अंदर मुकाबला। पहली जिहाद का फ़र्द मौजूद होगा तो दूसरी जिहाद की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा मुकाबला होगा दर्जे के एतबार से। हमने ये देखा कि नवासा और नवासी ये पहले दर्जे में हैं। ये क्या है भाई, पहले दर्जे में है। पोती का बेटा बेटी, नवासे का बेटा बेटी, नवासी का बेटा बेटी, ये दूसरे दर्जे में है। अगर यहाँ पर नवासा नवासी में से कोई एक मौजूद हुआ और इधर के सारे अफराद भी अगरचे मौजूद हैं तो वो सारा माल ऊपर वाला ले जाएगा, नीचे किसी को नहीं देगा। समझ गए। ये कितने मुकाबले हो गए, 2 कि कौन सा आ गया भाई, जिहाद और दर्जा। अब तीसरा मुकाबला होगा किसका भाई, वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का। वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का, वो हम यहाँ देख लेते हैं। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये अफराद थे, हमारे पास ये वाले अफराद थे, ठीक है भाई। हमने देखा है कि भाई पोती का बेटा भी है और नवासे का बेटा भी है, मिसाल के तौर पर दोनों हैं, इधर का भी बेटा है इधर का भी बेटा है। तो इधर हमने क्या करना, पहले तो हमने ये देखा जिहद दोनों की एक, दर्जा भी दोनों का एक है। अब हमने ये देखना है कि वास्ता जो है वो मुज़क्कर का या मुअन्नस का है। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का। क्या देखना भाई, वास्ता वारिस का है या। अब हमने ये देखा कि पोती का बेटा, इसका और मय्यत के दरमियान में जो वास्ते आ रहे हैं, ये वास्ता कौन सा भाई, वारिस का। वारिस का मतलब ये है कि वो असहाब फ़ुरूज़ और असबात में दाखिल है। पोती तो असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल हो रही है, ठीक है भाई। तो वास्ता कौन सा किसका आया भाई, वारिस का। और यहाँ पर जो नवासे का बेटा है, इसमें जो इसके बाप से जो वास्ता इसको मिल रहा है, ये तो असहाब फ़ुरूज़ और असबात में दाखिल गैर वारिस का है। अगर इस किस्म के 2 फ़र्द जमा हो जाएं तो उस वक़्त हम दोनों में माल तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि जिसमें वास्ता वारिस का है उसको मुक़द्दम रखेंगे और वास्ता जो गैर वारिस का है उसको महरूम कर देंगे। यहाँ इसको नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा। समझ में आगे बात। ये 3 हमने चीज़ें चेक कर ली। चौथी चीज़ मुकाबला बैनल वास्ता मुज़क्कर का है या मुअन्नस का, ये भी हमने देखना होगा। अब मसला ये हुआ हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको कि चौथी चीज़ हमने जो चेक करनी है, नवासे की औलाद भी मौजूद है, बेटा बेटी, नवासी की भी औलाद मौजूद है, बेटा बेटी। अब ये 4 किस्म का फ़र्द हमारे पास मौजूद हैं। हमने ये देखा जिहाद दोनों की एक, भाई जिहाद दोनों की एक है, दर्जा भी दोनों का, वास्ता भी दोनों का एक जैसा है, यानी गैर वारिस का वास्ता है। इसका भी वारिस, ये भी वारिस नहीं बन रहा, ये भी वारिस नहीं, यानी असहाब फ़ुरूज़ और असबात में दाखिल नहीं। ये यहाँ तक तीनों बराबर आ गए। अब चौथी चीज़ थी कि ये देखना, यानी इतना तो हमें यकीन हो गया कि ये दोनों, इन सबको माल मिलेगा। अब तक ये बात यकीनी हो गई कि इन सबको क्या मिलेगा भाई। अब ये माल कैसे देना है, सबको बराबर देंगे, सबको बराबर देंगे। तो कह रहे हैं नहीं, सबको बराबर नहीं देंगे। यहाँ वास्ता देखना मुज़क्कर का या मुअन्नस का है। अगर मुज़क्कर का वास्ता हो तो उस वक़्त उसके वरासा को 2 हिस्से मिलेंगे, और अगर वास्ता मुअन्नस का है तो उसके वरासा को 1 हिस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 12,000 रुपये छोड़े हैं, कितने 12,000 में से 8,000 रुपये इनको मिलेंगे, समझ गए। बाकी 4,000 रुपये इधर मिलेंगे, 4,000 रुपये इधर मिलेंगे। ये लिख देता हूँ,
8,000 यहाँ, 4,000 ये। चौथी चीज़ हो गई, यानी मिल तो रहा है माल। वास्ता हमने देखा मुज़क्कर का या मुअन्नस का, इसका वास्ता मुज़क्कर के साथ जुड़ रहा था, इसका वास्ता मुअन्नस से जुड़ रहा था, तो लिहाजा यहाँ पर हमने 2 हिस्से इधर दिए माल के और 1 हिस्सा इधर। ये कितने वास्ते हो गए? 4। 5वां वास्ता मुकाबला बैन अल अबदान। अब यहाँ पर भी हमने यही करना है कि बेटा और बेटी, ऐसा नहीं है कि 8,000 रुपये दोनों को बराबर 4-4 हज़ार कर देंगे, बल्कि यहाँ बेटे को 2 हिस्से और बेटी को, ये है मुकाबला बैन अल अबदान। समझ गए? मुज़क्कर को 2 और मुअन्नस को 1, यानी यहाँ कितने मिलेंगे इसको? 8,000 को 3 हिस्से में तकसीम कर लो अगर, तो यानी 2 हिस्से जो बन रहे हैं इसके, 2 इसको मिलेंगे और 1 हिस्सा इसको मिल जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, नवासे का बेटा और बेटी मौजूद है, इसको भी कितने हिस्सों में तकसीम कर लेंगे? 3 हिस्सों में, 2 इसको मिलेंगे और 1 हिस्सा इसको मिलेगा। बात समझ में आ गई जी? ये कितने मुकाबले हो गए? ये 5 मुकाबले यहाँ चलेंगे। इसी तरीके से 5 मुकाबले ऊपर भी चलेंगे। एक है वो तीसरी जिहत में और चौथी जिहत में, यानी क़ुव्वत और ज़ौफ़ वाला मुकाबला, वो वहाँ पर ज़ाहिर होगा, यहाँ ज़ाहिर नहीं होगा वो। ठीक, ये आपने पहली सूरत पढ़ ली, पहली जिहत पढ़ ली, जिसके अंदर हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ भी लिया है कि किस तरीके से किस वारिस को कितना कितना मिलेगा और कौन कौन से ज़वील अरहाम बन रहे हैं। ये पहली जिहत के अंदर हमारे पास 8 किस्म के वारिस थे ज़वील अरहाम के अंदर। दूसरी जिहत के अंदर जब हम आते हैं तो हमने देखा यहाँ पर हमारे को कोई भी ज़वील अरहाम नज़र, पहली नस्ल में। दूसरी नस्ल के अंदर हमने देखा सिर्फ़ एक बंदा हमें नज़र आया, कौन? नाना। तीसरी हमने जब उसके अंदर जाते हैं नस्ल के अंदर, हमारे को वहाँ पर कितने वारिस मिलते हैं? 4 किस्म के। दादी का बाप है, नाने का बाप और माँ दोनों, और नानी का बाप, यानी 4, 1, 2, 3, 4 किस्म के अफराद हमारे पास ज़वील अरहाम आए हैं तीसरी नस्ल के अंदर। कितने आ गए भाई? 4। अब यहाँ पर भी वही होगा, पहला मुकाबला किस चीज़ में? दूसरे वाली जिहत तीसरी वाली की तरफ कुछ भी लेने छोड़ेगी। एक बंदा भी हुआ इनमें से, ये सारा माल ले जाएंगे, आगे किसी को नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, दर्जे में मुकाबला देखेंगे। अगर नाना भी मौजूद है, ऊपर के वरसा भी मौजूद हैं, सारा माल नाना ने ले जाएगा, ऊपर के वारिसों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये दर्जे में मुकाबला हो गया। नंबर 3, ये देखना है कि ये जो वास्ता है, ये वास्ता मुज़क्कर का है या मुअन्नस का है, वारिस का है या गैर वारिस का है, ये देखना है। अगर वास्ता वारिस का है तो वो मुक़द्दम होगा, अगर वास्ता गैर वारिस का है वो क्या हो जाएगा? उससे मुअख्खर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ हम देख लेते हैं, नानी का बाप भी मौजूद है, नाने का बाप भी मौजूद है, नाने का बाप भी मौजूद है और नानी का बाप भी मौजूद है। जिहत दोनों की एक है, दर्जा भी दोनों का एक है। क्या दोनों को मिलेगा, दोनों के बाप को मिलेगा माल? नहीं, बल्कि हमने ये देखा कि यहाँ पर जो वास्ता है नाने के बाप का, वो गैर वारिस का है, बीच में वास्ता आया गैर वारिस का, और यहाँ पर जो वास्ता है ये वारिस का आएगा। लिहाजा यहाँ नानी के बाप को तो मिलेगा, नाने के बाप को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात जवाब? ठीक है, ये कितने हो गए मुकाबले? 3। यानी ये 3 मुकाबले तो आपने देख लेने हैं, जिसके अंदर एक मौजूद होता है, दूसरा उससे निकल जाएगा। ठीक, आपने देखा कि तीनों किस्म के मुकाबले आ गए। अब चौथा है मुकाबला मुज़क्कर का और मुअन्नस का। मिसाल के तौर पर मुज़क्कर का और मुअन्नस का, हाँ, दादी का बाप है, ठीक है भाई, दादी का बाप है, नानी का बाप भी है, दादी का बाप भी है, नानी का बाप भी है। अब हमने ये देखा जिहत एक है, बिल्कुल एक है, दर्जा एक है, दर्जा भी एक है। वास्ता देखा हमने यहाँ देखा कि वास्ता वारिस का है, देखो यूँ वास्ता वारिस का है। इधर देखा हमने वास्ता वारिस का है, दोनों एक किस्म के आ रहे हैं अभी। अब तीसरी चीज़ हमने क्या, चौथी चीज़ क्या देखी हमने? मुज़क्कर का या मुअन्नस का। हमने यहाँ देखा दादी का बाप जो है, इसका वास्ता किससे आ रहा है भाई? नहीं, ये वाला देखना वास्ता, ये भी औरत का है, ये भी औरत का है, दोनों एक ही दर्जे में आ रहे हैं ना।
अच्छा, तो हम तो बहरहाल वो मिसाल तो यहाँ ज़ाहिर हो गई हमारे सामने, ठीक है भाई। वास्ता मुज़क्कर का या मुअन्नस का? मुज़क्कर का होगा उसको 2 हिस्से मिलेंगे, जो वास्ता मुअन्नस से जुड़ रहा है उसको 1 हिस्सा मिलेगा। यहाँ वैसे दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर भी वास्ता किसका भाई? औरत का आ रहा है, वहाँ पर भी वास्ता किस चीज़ का आ रहा है? औरत का आ रहा है। तो मिसाल बन नहीं रही थी हमारे से, ठीक है भाई। हैं नहीं, फिर वास्ता वारिस का गैर वारिस का आ जाएगा ना। अगर यहाँ ये वाली मिसाल लेते हैं हम, तो फिर वास्ता क्या आ जाएगा भाई? ये वास्ता गैर वारिस का है, बाकी किसी को भी पकड़ेंगे हम, वहाँ पर वास्ता वारिस का आएगा, ये फ़र्क आएगा। तो वास्ता मुज़क्कर मुअन्नस का देखना है हमने। मुज़क्कर मुअन्नस का वास्ता देखने से क्या होगा? क्या महरूम हो जाएगा? नहीं, महरूम नहीं होगा, बल्कि अगर मुज़क्कर के वास्ते से उसको 2 हिस्से, मुअन्नस के वास्ते से जोड़ रहा है उसको 1 हिस्सा मिलेगा, ये मकसद होगा। और 5वीं चीज़ हमने देखनी होगी वास्ता बैनल अब्दान, मुकाबला बैनल अब्दान के 2 अगर किस्म के जो वारिस हैं जिनको मिल रहा है, मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, तो मुज़क्कर को 2 हिस्से और मुअन्नस को 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। ये 5 किस्म के मुकाबले हो गए। ये 2 जिहत आप लोगों को समझ में आ गई जी। अब तीसरी जिहत की तरफ चलते हैं।